Okay, so today we are going to start our new lecture series that is on pathology from BNB Notes, or the topic here is your cellular adaptations. तो हम सेलुलर एडेप्टेशंस पढ़ेंगे, सेलुलर रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। सेल का रिस्पॉन्स क्या होगा स्ट्रेस में, स्ट्रेसर्स आपके साथ जो स्ट्रेस कॉज करवाते हैं वो क्या हो सकते हैं। ये पैथोलॉजिक कॉज भी हो सकता है, पैथोलॉजिक स्ट्रेसर भी हो सकता है जिसमें इस्कीमिया वगैरह आती है, और इसके अलावा फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर भी हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल स्टेप है इन सेलुलर रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। पहले नॉर्मल होता है, उसके बाद एडेप्टेशन होती है, फिर आपके साथ सेल इंजरी होती है और सेल डेथ होता है। तो दिस इज़ सेलुलर रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। सेल किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा स्ट्रेस को। तो पैथोलॉजिक इस्कीमिया, फिजियोलॉजिकल प्रेगनेंसी। एडेप्टेशन हम किसे कहते हैं, नॉर्मल से पहले एडेप्टेशन होती है, ये एक रिवर्सिबल चेंज है इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। ठीक है, तो रिवर्सिबल चेंज है, नॉर्मल की तरफ वापस भी जा सकता है। अगर ये प्रोग्रेस हो गया तो इट कैन लीड टू इंजरी। फिर इसके बाद इंजरी जो है वो भी आपके पास रिवर्सिबल है, लेकिन बाद में ये इरिवर्सिबल हो जाती है, और जब ये इरिवर्सिबल होती है तो इट लीड्स टू सेल डेथ। सेलुलर एडेप्टेशन में आपके साथ हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, एट्रोफी, मेटाप्लेजिया, ये डिफरेंट टर्म्स हैं जिनके मीनिंग आपको पता होना चाहिए। हाइपरट्रॉफी इज़ इंक्रीज़ इन साइज़, अगर सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाए उसको हम हाइपरट्रॉफी कहेंगे। हाइपरप्लेजिया मींस नंबर ऑफ सेल्स सेल में ज़्यादा हो गए, उसमें डिविजन्स ज़्यादा हो गई, तो इट इज़ इंक्रीज़ इन द सेल नंबर ऑफन ऑकर्स विद हाइपरट्रॉफी, ये हाइपरट्रॉफी के साथ ऑकर होता है। फिर इसके बाद आती है एट्रोफी। एट्रोफी ए मींस ख़त्म या डिक्रीज़, तो एट्रोफी इज़ डिक्रीज़ इन सेल साइज़। अगर सेल का साइज़ आपके साथ डिक्रीज़ हो गया, इसे हम एट्रोफी कहेंगे। और मेटाप्लेजिया जो है, तो इसमें यूजुअली चेंज इन वन टाइप ऑफ एपिथेलियम, change of one type of epithelium to another type of epithelium is called metaplasia, या change in phenotype आ जाए तो उसको हम metaplasia कहेंगे। और ये हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी मोस्ट ऑफ द केसेस में टुगेदर होते हैं, लेकिन देर आर सर्टन ऑर्गन्स लाइक हार्ट, उसमें आपको सिर्फ हाइपरट्रॉफी मिलती है, उसमें हाइपरप्लेजिया नहीं होता। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये हम आगे पढ़ेंगे। हाइपरट्रॉफी क्या होता है कि इट इज़ इंक्रीज़ इन सेल साइज़, मोर प्रोटीन्स और फिलामेंट्स आपके साथ हो जाते हैं, मे ऑकर टुगेदर विद हाइपरप्लेजिया, ये हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेजिया के साथ हो सकता है। और ये हाइपरट्रॉफी आपको मसल टिश्यूज़ में मिलेंगे, वो हाइपरट्रॉफी विद मोर वर्कलोड। ठीक है, जब एक बंदा बहुत ज़्यादा जिम करता है, वर्कलोड उसका ज़्यादा होता है, तो उसके मसल में, उसके सेल के साइज़ में देर इज़ इंक्रीज, दैट्स वाई हिज मसल टिश्यूज़ गेट हाइपरट्रॉफीड। फिर हाइपरट्रॉफी में फिजियोलॉजिकल एग्जांपल बॉडी बिल्डर्स है, मसल की हाइपरट्रॉफी होती है विद कंसिस्टेंट यूज़। और यूट्रस इन प्रेगनेंसी, उसमें भी हाइपरट्रॉफी होती है विच इज़ हार्मोन ड्रिवन। फिर पैथोलॉजिक एग्जांपल्स में आपके साथ लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी आती है, और रिस्पॉन्स टू हाइपरटेंशन और इंक्रीज वर्कलोड। तो पैथोलॉजिकल एग्जांपल में आपके साथ लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी आती है, इन विच रिस्पॉन्स टू हाइपरटेंशन और इंक्रीज वर्कलोड आपको मिलेगा। फिर हाइपरप्लेजिया में सेल नंबर इंक्रीज़ होता है, ये किस वजह से, ओफन ड्यू टू एक्सेस हार्मोन स्टिमुलेशन की वजह से। आपके साथ एक्सेस हार्मोन स्टिमुलेशन हो जाए, इट मे बी पैथोलॉजिक या फिजियोलॉजिक, एंड इट इज़ ऑफन एकम्पनीड बाय हाइपरट्रॉफी। तो फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया हमें किस में मिलती है, ब्रेस्ट ग्रोथ एट प्यूबर्टी इज़ एन एग्जांपल ऑफ फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। ये आपने याद रखना है कि ब्रेस्ट ग्रोथ ड्यू टू इन प्यूबर्टी, ये एक टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया है। हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स, अगर ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स की हाइपरप्लेजिया या हाइपरट्रॉफी हो जाए। लिवर रीजनरेशन भी इसका एक एग्जांपल है, पार्शियल लिवर डोनेशन, अगर एक बंदा पार्शियल लिवर डोनेशन करता है तो लिवर ग्रोज बैक टू फुल साइज, सो दिस इज़ ड्यू टू फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया ऑफ द रिमेनिंग हेपेटोसाइट्स,
बोन मैरो भी इसका एक एग्जाम्पल है, उसमें एनीमिया कॉजेज हाइपरप्लेजिया ऑफ रेड सेल प्रिकर्सर्स और रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन में इंक्रीज बाय 8x। तो बोन मैरो में भी आपके साथ हो सकती है फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया आपको एंड्रोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया इज़ एन एग्जांपल ग्रोथ ड्यू टू एस्ट्रोजन। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। या अगर प्रोस्टेट की हाइपरप्लेजिया हुई है, ये भी एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, पैथोलॉजी है। एक्सेसिव रिस्पॉन्स टू एंड्रोजन इसमें आपको मिलता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से भी पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया हो सकती है। इसके एग्जांपल्स में स्किन वॉट आता है विच कॉजेज़, इसमें आपके साथ एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया होती है, और आपके साथ जेनिटल वॉर्ड्स है, उसमें आपको म्यूकोजल हाइपरप्लेजिया मिलती है। फिर देर इज़ मेलेग्नेंसी विच ऑफन डेवलप्स फ्रॉम हाइपरप्लेजिया, इसमें सेल डिवीजन इंक्रीज़ होता है। देयर आर मोर चांसेस फॉर एरर इन द सेल साइकिल कंट्रोल, और आपको अनकंट्रोल्ड ग्रोथ मेलेग्नेंसी में मिलती है। बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया इस पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया, और ये मेलेग्नेंसी को लीड नहीं करती। हाइपरट्रॉफी वर्सेस हाइपरप्लेजिया को अगर आप कंपेयर करोगे दोनों को, तो परमानेंट नॉन डिवाइडिंग सेल्स आपको मिलेंगे, मायोसाइट्स, स्केलेटल मसल सेल्स, नर्व्स, परमानेंट जी नॉट स्टेट, टर्मिनली डिफरेंशिएटेड, और हाइपरट्रॉफी। तो ये परमानेंट नॉन डिवाइडिंग सेल्स के बेसिस पे आप हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया को डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। अगर नॉन डिवाइडिंग सेल्स हैं तो इट इज़ नॉट हाइपरप्लेजिया, इट इज़ हाइपरट्रॉफी, ठीक है। जो आपको मायोसाइट्स, स्केलेटल मसल सेल्स, नर्व्स में मिलते हैं, परमानेंट जी नॉट स्टेट होगा। सेल्स केपेबल ऑफ ग्रोथ या डिवीजन, अगर जिन सेल्स में ग्रोथ या डिवीजन हो सकती है वो हाइपरप्लेजिया में आते हैं। इसमें एपिथेलियल सेल्स, जीआई ट्रैक्ट, ब्रेस्ट डक्ट्स, स्किन, ये चीज़ें आती हैं। कॉमनली अंडरगो हाइपरप्लेजिया में लीड टू डिस्प्लेजिया या कैंसर, इसकी वजह से डिस्प्लेजिया और कैंसर भी हो सकती है। तो सेल्स केपेबल ऑफ ग्रोथ डिवीजन में जीआई ट्रैक्ट, ब्रेस्ट डक्ट्स और स्किन, ये आपने याद रखना है कि दीज आर इन हाइपरप्लेजिया। हाइपरट्रॉफी में स्केलेटल मसल सेल्स, नर्व्स, मायोसाइट्स ये आते हैं, और इसमें परमानेंट जी नॉट स्टेट आपको मिलेगा। एट्रोफी इज़ द रिडक्शन इन साइज ऑफ ऑर्गन या टिश्यू, इसमें देर इज़ डिक्रीज इन सेल साइज और नंबर ऑफ सेल्स। और फिजियोलॉजिकल एग्जांपल्स इसके एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर जिसमें नोटोकॉर्ड आता है, यूट्रस आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ये भी एग्जांपल है ऑफ एट्रोफी, क्योंकि देर इज़ लॉस ऑफ हार्मोन स्टिमुलेशन। और ब्रेस्ट यूट्रस एट मीनोपॉज में भी आपको एट्रोफी मिलती है। तो सेल साइज़, अगर साइज़ ऑफ द ऑर्गन या टिश्यू कम हो जाता है, पहले से उसका साइज़ कम हो गया, इसमें सेल साइज़ कम हो गया या नंबर ऑफ सेल्स कम हो गए, दिस इज़ कॉल्ड एट्रोफी। और इसके एग्जांपल्स में एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर जैसे कि नोटोकॉर्ड में एट्रोफी होती है, यूट्रस आफ्टर चाइल्ड बर्थ में एट्रोफी होती है, और ब्रेस्ट यूट्रस एट मीनोपॉज। पैथोलॉजिकल एट्रोफी आपको मिलेगी अनयूज स्केलेटल मसल्स में, अगर एक पेशेंट प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट पे है या इमोबलाइजेशन मूव नहीं कर रहा, तो उसमें आपको अनयूज स्केलेटल मसल मिलता है जिसमें आपको पैथोलॉजिकल एट्रोफी मिलती है। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ दैट। कैचेक्सिया विच इज़ ड्यू टू पुअर न्यूट्रिशन, ठीक है, उसकी वजह से आपको पैथोलॉजिकल एट्रोफी मिल सकती है। और देर इज़ डिक्रीज ब्लड सप्लाई की वजह से भी यू कैन गेट पैथोलॉजिकल एट्रोफी। देर इज़ सीनाइल एट्रोफी ऑफ द ब्रेन विच लीड्स टू एथीरोस्क्लेरोसिस, एंड यू हैव लॉस ऑफ इनर्वेशन विच कॉजेज न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। तो पैथोलॉजिकल एट्रोफी के जो एग्जांपल्स हैं उसमें अनयूज्ड स्केलेटल मसल, कैचेक्सिया, डिक्रीज ब्लड सप्लाई आता है जो एट्रोफी ऑफ ब्रेन करता है, और लॉस ऑफ इनर्वेशन आपको नज़र आएगी न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स में। एट्रोफी मैकेनिज़्म क्या है कि यूबिक्विटिन प्रोटीएस पाथवे को ये फॉलो करता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू कि एट्रोफी में यूबिक्विटिन प्रोटीएस पाथवे होती है, प्रोटीन्स आपके साथ टैग होते हैं बाय यूबिक्विटिन, और ये ट्रांसपोर्ट होते हैं टू प्रोटियोसोम फॉर डिग्रेडेशन। पहले प्रोटीन को टैग करता है यूबिक्विटिन, और ये फिर ट्रांसपोर्ट होते हैं टू प्रोटियोसोम फॉर डिग्रेडेशन। स्ट्रेसर में एक्टिवेट लाइगेजेस दैट अटैच यूबिक्विटिन,
तो इसमें जो भी स्ट्रेसर्स आपको मिलते हैं वो एक एंजाइम लाइगेज़ को एक्टिवेट करते हैं, जो आपके साथ यूबिक्विटिन को अटैच करवाता है। और एट्रोफी का मैकेनिज्म में आपको ऑटोफेजी भी मिल सकती है, विच इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ ईटिंग। देयर इज सेलुलर कंपोनेंट फ्यूज्ड विद लाइसोसोम। सेल के कुछ कंपोनेंट्स लाइसोसोम्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं या फ्यूज़ हो जाते हैं, और उसकी वजह से ये लाइसोसोम उस सेल को खा लेता है। तो दिस इज़ सेल्फ ईटिंग, दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑटोफेगी, एंड इट इज़ ऑल्सो अ मैकेनिज्म ऑफ एट्रोपी। तो एट्रोपी के दो मैकेनिज्म है, एक यूबिक्विटिन प्रोटीएस पाथवे है, ठीक है, दूसरा है ऑटोफेगी, ऑटोफेजी या ऑटोफेगी। अच्छा, मेटाप्लेजिया है। मेटाप्लेजिया इज़ द चेंज इन सेल टाइप टू अडेप्ट टू स्ट्रेस। अगर सेल टाइप में चेंज आ जाए, जिस तरह मैंने आपको इनिशियली कहा कि चेंज इन वन टाइप ऑफ एपिथेलियम, चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ एपिथेलियम टू अनदर टाइप ऑफ एपिथेलियम, दैट इज़ एन अटिपिकल एग्जांपल ऑफ मेटाप्लेजिया। तो न्यू सेल टाइप एबल टू विथस्टैंड स्ट्रेस। अगर न्यू सेल टाइप आपके साथ स्ट्रेस को विथस्टैंड कर सकता है तो उसमें मेटाप्लेजिया मिलेगी, कॉमनली फ्रॉम वन एपिथेलियल सेल टाइप टू अनदर। पोटेंशियली ये एक रिवर्सिबल फिनोमेना है, और इट कैन आल्सो लीड टू डिस्प्लेजिया या मेलिग्नेंसी। मेटाप्लेजिया में रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन स्मोकर इज़ मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व्ड। जो स्मोकर्स होते हैं उसमें नॉर्मल कोलमनर एपिथेलियम जो होता है, दैट इज़ चेंज्ड इनटू स्क्वेमस एपिथेलियम। तो नॉर्मली स्मोकर्स में ये एपिथेलियम चेंज हुआ होता है। इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ मेटाप्लेजिया। वो फिर बाद में डिस्प्लेजिया को प्रोग्रेस होता है या नहीं होता, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, बट यू शुड नो व्हाट इज़ मेटाप्लेजिया। तो नॉर्मल columnar epithelium in the trachea bronchi changes to squamous epithelium, which is the most common metaplasia, or squamous epithelium is more durable, loss of cilia हो जाता है उसमें, and there are more chances to get infection, the patient is more vulnerable to infections। तो इसका सिंपल मतलब मैंने आपको बता दिया कि स्मोकर्स में कोलमनर एपिथेलियम चेंज होता है स्क्वेमस एपिथेलियम में ड्यू टू लॉस ऑफ सीलिया, और उसकी वजह से इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। दिस इज सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम विच चेंजेस इनटू स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। मेटाप्लेजिया का एक टिपिकल एग्जांपल है बैरेट एसोफेगस। ये बहुत कॉमन है, बहुत आसान भी है, आपको याद होना चाहिए कि बैरेट एसोफेगस में आपको मेटाप्लेजिया मिलती है। गैस्ट्रिक एसिड रिफ्लक्स होता है इन द एसोफेगस, तो उसकी वजह से जो नॉर्मल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है वो चेंज हो जाता है इनटू कोलमनर एपिथेलियम। तो बैरेट एसोफेगस इज़ एन एग्जांपल। मायोसाइटस ओसिफिकन मेटाप्लेजिया का एक एग्जांपल है, आपको याद रखना चाहिए, मायोसाइटस ओसिफिकन्स। इट इज़ हेट्रोट्रॉफिक ओसिफिकेशन, ठीक है। मसल मेटाप्लेजिया टू बोन, नॉट एपिथेलियल सेल्स, मेसेनकाइमल सेल्स, वो आपके साथ ऑस्टियोब्लास्टिक टिश्यू में कन्वर्ट होते हैं, और फॉर्म्स लैमिनर बोन इन द मसल फॉलो ट्रॉमा, हिप आर्थोप्लास्टी, मसल बिकम स्टिफ। तो मेटाप्लेजिया में आपको एक तो हेट्रोट्रॉफिक ओसिफिकेशन मिलती है, ठीक है। दूसरी बात है कि मसल की मेटाप्लेजिया हो जाती है टू बोन, नॉट टू एपिथेलियल सेल्स। मीजेनकाइमल सेल्स में आपको ऑस्टियोब्लास्टिक्स टिश्यूज़ मिलेंगे, ये आपके साथ लेमिनर बोन बनाएगी इन द मसल। ये इट इज़ दिस मायोसाइटस ओसिफिकन इज़ फॉलोड बाय अ ट्रॉमा। अगर एक पेशेंट की हिप आर्थोप्लास्टी हुई है उसके बाद उसको मायोसाइटिस ओसिफिकन्स हो सकता है, और इसमें योर मसल बिकम स्टिफ। तो दिस इज़ अ एग्जांपल ऑफ मेटाप्लेजिया। फिर है विटामिन डी डिफिशिएंसी विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग एपिथेलियल सेल्स। ये याद रखना है कि विटामिन डी आपके साथ विटामिन ए डिफिशिएंसी जो है इसमें इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। और विटामिन ए के बारे में याद रखना है कि एपिथेलियल मेटाप्लेजिया और केराटिनाइजेशन आपके साथ इट लीड्स, अगर इसकी डिफिशिएंसी होगी तो पेशेंट में एपिथेलियल मेटाप्लेजिया होगा और देयर विल बी केराटिनाइजेशन। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में आपको एपिथेलियल मेटाप्लेजिया मिलेगी। एपिथेलियम इज़ रिप्लेस्ड बाय केराटिनाइजिंग स्क्वेमस सेल्स, और जो एबनॉर्मल एपिथेलियम होता है उसमें आपके साथ इट इज़ मोर प्रोन टू डेवलप पल्मोनरी इन्फेक्शंस। फिर ज़ीरोफ्थेल्मिया, अगर विटामिन ए डिफिशिएंसी हो जाए तो ये चीज़ें याद रखनी है
कि एक तो आपके साथ एपिथेलियल मेटाप्लेजिया करेगा, केराटिनाइजेशन करेगा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, केराटिनाइजिंग स्क्वेमस सेल्स को रिप्लेस एपिथेलियम को रिप्लेस करेगा, पल्मोनरी इन्फेक्शन की चांसेस उसमें ज़्यादा हो जाती है विटामिन ए डिफिशिएंसी की वजह से, जीरोफ्थेल्मिया करवाता है विच इज़ ड्राई आइज़। तो नॉर्मल जो एपिथेलियम होता है वो आपके साथ म्यूकस सिक्रीट करता है एंड इट इज़ रिप्लेस्ड बाय केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। तो ये विटामिन ए डिफिशिएंसी में जो जो चीज़ें आपको मिलती है ये आपने याद रखना है। एपोक्राइन मेटाप्लेजिया फॉर्म ऑफ फाइब्रोसिस्टिक चेंज इन द ब्रेस्ट। तो ये एपोक्राइन मेटाप्लेजिया हम किसे कहते हैं, ये फाइब्रोसिस्टिक चेंज का एक फॉर्म है जो आपको ब्रेस्ट में मिलेगा। इसे हम बिनाइन एपिथेलियल अल्ट्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ बिनाइन एपिथेलियल अल्ट्रेशन? इट इज़ अल्ट्रेशन टू लोब्यूलर एपिथेलियल सेल्स। जो लोब्यूल्स होते हैं ब्रेस्ट में वहाँ पे एपिथेलियल सेल्स आपको मिलेंगे और उसमें अल्ट्रेशन हो जाती है। तो दीज आर फाइब्रोसिस्टिक चेंज इन द ब्रेस्ट, और ये आपके साथ टेक ऑन अपीयरेंस ऑफ एपोक्राइन ग्लैंड सेल्स। ये अपीयरेंस लेते हैं ऑफ एपोक्राइन सेल्स और डज़ नॉट लीड टू डिस्प्लेजिया या कैंसर। कैंसर और डिस्प्लेजिया में प्रोग्रेस नहीं होंगे। फिर है डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया इज़ डिसऑर्डर्ड प्रोलिफरेशन। ठीक है, आपको नॉन न्यूप्लास्टिक बट कैन बी प्री कैंसरस। माइल्ड डिस्प्लेजिया आपके साथ रिजॉल्व हो सकती है और सिवियर डिस्प्लेजिया इज़ इरिवर्सिबल, इट लीड्स टू कैंसर, यूजुअली ऑकर इन द एपिथेलियल टिश्यूज़। और ये आपके साथ प्रोसीडेड बाय, इससे पहले हाइपरप्लेजिया या मेटाप्लेजिया होगी। तो नॉर्मल इंसान में अगर इसको बार बार स्ट्रेसर मिलता है इट लीड्स टू हाइपरप्लेजिया या मेटाप्लेजिया, और ये हाइपरप्लेजिया मेटाप्लेजिया के साथ अगर फिर भी स्ट्रेसर इज़ कंसिस्टेंटली इन्वॉल्व्ड तो इट लीड्स टू डिस्प्लेजिया, और फिर डिस्प्लेजिया लीड्स टू इट इज़ प्री कैंसरस, और ये डिसऑर्डर्ड प्रोलिफरेशन होती है। ये आपके साथ एपिथेलियल टिश्यू में होगा, और जो सिवियर डिस्प्लेजिया होती है वो इरिवर्सिबल है, ये कैंसर कॉज करवाती है। डिस्प्लेजिया में आपको क्या मिलेगा, इसका बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है, दैट इज़ प्लियोमॉर्फिज्म। ये याद रखना है कि प्लियोमॉर्फिज्म आपको डिस्प्लेजिया में मिलेगा। इट इज़ एबनॉर्मल न्यूक्लियाई, जिसे हम हाइपरक्रोमैटिक या लार्ज न्यूक्लियाई कहते हैं। ये हाइपरक्रोमैटिक लार्ज न्यूक्लियाई आपको डिस्प्लेजिया में मिलेगी। आपको डिस्प्लेजिया में प्लियोमॉर्फिज्म मिलेगा, उसके अलावा आपको माइटोटिक फिगर्स मिलेंगे इन डिस्प्लेजिया। माइटोटिक फिगर्स हम किसे कहते हैं, ये क्रोमेटिन जब एक दूसरे के साथ क्लम्प हो जाते हैं उसे हम कहते हैं माइटोटिक फिगर्स। तो डिस्प्लेजिया में आपको क्या चीज़ें मिलेगी, एक आपको प्लियोमॉर्फिज्म मिलेगा, एक आपको एबनॉर्मल न्यूक्लियाई मिलेगी, उसके अलावा आपको माइटोटिक फिगर्स मिलेंगे। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ सर्वाइकल डिस्प्लेजिया। नॉर्मली सर्विक्स का जो हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड होता है वो आपको इस तरह नज़र आएगा नॉर्मली, और अगर इसमें डिस्प्लेजिया हो जाए तो इसमें आपको क्लम्प्ड क्रोमेटिन, प्लियोमॉर्फिज्म और जो चीज़ें हमने पढ़ी ये अभी डिस्प्लेजिया हुई है ऑफ द सर्विक्स। ठीक है, फिर इसके बाद वी विल डिस्कस सेलुलर इंजरी। सेलुलर इंजरी में आपके साथ सेल इंजरी, 4 जनरल कॉजेज़ ऑफ सेल इंजरी होते हैं। कैपेसिटी फॉर एडेप्टेशन एक्सीडेड, एक्सपोजर टू टॉक्सिक इंजूरियस एजेंट्स, डिप्राइव्ड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, म्यूटेशन डिसरप्ट्स मेटाबॉलिज्म, और रिवर्सिबल होता है टू अ पॉइंट। सेवेर या परसिस्टेंट इंजरी आपके साथ इरिवर्सिबल होती है एंड इट कैन लीड टू सेल डेथ। तो सेल इंजरी में जनरल कॉजेज़ ऑफ सेल इंजरी क्या है, उसमें कैपेसिटी फॉर एडेप्टेशन आपके साथ अगर एक्सीड हो जाए, एक्सपोजर की वजह से हो सकता है, अगर न्यूट्रिएंट से बंदा डिप्राइव्ड है या सेल इज़ डिप्राइव्ड, म्यूटेशन की वजह से सेल इंजरी हो सकती है। दीज आर द 4 जनरल कॉजेज़। ये टू अ पॉइंट रिवर्सिबल होता है, लेकिन अगर सिवियर और परसिस्टेंट हो जाए तो इट इज़ इरिवर्सिबल एंड मे लीड टू डेथ। सेल डेथ जो है, 2 वेज सेल्स कैन डाई। तो एक नेक्रोसिस से सेल डेथ होती है, एक प्रोसेस को हम कहते हैं एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस आपके साथ इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, और जो एपोप्टोसिस है दैट इज़ नॉन इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस।
तो 2 वेज़ में आपको सेल डेथ मिलेगी। नेक्रोसिस से पहले आपको सेलुलर चेंजेस मिलेंगे, तो रिवर्सिबल चेंज होगा, और अगर उसके साथ कंसिस्टेंटली कोई स्ट्रेसर होगा तो ये इरिवर्सिबल हो जाएगा। तो ये आप याद रखें कि सेल डेथ में 2 टाइप्स हैं, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस इज़ इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, जो एपोप्टोसिस है ये एक नॉन इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है। और नेक्रोसिस से पहले आपको सेलुलर चेंजेस मिलेंगे, रिवर्सिबल चेंज होगा, पहले रिवर्स हो सकता है, लेकिन अगर उसके बाद ये प्रोग्रेस हो गया टू इरिवर्सिबल, फिर इट कैन नॉट रिवर्स। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बारे में आपने जानना होगा कि व्हाट इज़ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल सेल इंजरी में आपको सेलुलर स्वेलिंग, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप यू विल गेट इन रिवर्सिबल। जो रिवर्स हो सकता है उसमें आपको सेलुलर स्वेलिंग सबसे पहले नज़र आएगी। मेजर फीचर ऑफ मोस्ट फॉर्म्स ऑफ रिवर्सिबल इंजरी, इसमें हाइड्रोपिक चेंज आपको नज़र आएगा। हाइड्रोपिक चेंज किसे कहते हैं? वो जब वाटर एक्यूमुलेट होता है इन द सेल। तो रिवर्सिबल सेल इंजरी में एक तो सेल बड़ा हो गया, दूसरा उसमें वाटर आपको जमा मिलेगा, तो दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोपिक चेंज। हार्ड टू सी अंडर माइक्रोस्कोप, इसमें आपको आपके साथ जो सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप है वो डिक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो सोडियम पोटाशियम, दिस इज सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप, तो ये आपके साथ डिक्रीज़ हो जाएंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने इसको समझना भी है और याद भी रखना है कि रिवर्सिबल सेल इंजरी में पहले सेल स्वेल हो जाएगा, उसके बाद जो है मोस्ट फॉर्म्स इसके रिवर्सिबल है, हाइड्रोपिक चेंज आपको मिलेगा, माइक्रोस्कोप में इट इज़ हार्ड टू सी इट, और सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप डिक्रीज़ हो जाएंगे। दूसरी बात है आपको फैटी चेंज इसमें मिलेगा, दिस इज़ अ फैटी चेंज। ये वाइट वाइट जो आपको नज़र आ रहे हैं, these are all adipose tissues which indicates a fatty change seen only in systems that heavily metabolize fatty acids। ये आपको लिवर, हार्ट, स्केलेटल मसल्स में मिलेगा। लिपिड वैक्यूल्स अपीयर इन द साइटोप्लाज्म, तो इसे हम एडिपोज टिश्यू या लिपिड वैक्यूल्स भी कह सकते हैं, ये आपको साइटोप्लाज्म में मिलेगा। रिवर्सिबल सेल इंजरी में आपको माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग भी मिलती है और मेम्ब्रेन ब्लेबिंग भी मिलती है। दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने याद रखना है, दिस इज़ अ ब्लेब, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्वेलिंग होगी रिवर्सिबल इंजरी में, मेम्ब्रेन ब्लेबिंग होगी। मेम्ब्रेन ब्लेबिंग क्या होती है? इट इज़ डिस्ट्रप्शन ऑफ द साइटोस्केलेटन, जो साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल होता है अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए इट लीड्स टू मेम्ब्रेन ब्लेबिंग। और डायलेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो आपके साथ डायलेट हो जाएगा। सब कुछ स्वेल हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी डायलेट हुआ है, मेम्ब्रेन ब्लेबिंग भी हुई है, ये सारी चीज़ें आपको रिवर्सिबल सेल इंजरी में मिलेंगी। राइबोसोम डिटैच्ड हो जाते हैं फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज़ हो जाता है और आपको पोलिसोमल डिटैचमेंट नज़र आएगी। पोलिसोम इज़ एक्चुअली अ क्लस्टर ऑफ राइबोसोम, तो क्लस्टर ऑफ राइबोसोम्स डिटैचमेंट आपको इसमें नज़र आएगी, ठीक है। तो इसको एक दफ़ा रिवाइज करते हैं। सेल डेथ में आपके साथ नेक्रोसिस एपोप्टोसिस आती है, फिर आपके साथ नेक्रोसिस में रिवर्सिबल इरिवर्सिबल आते हैं। रिवर्सिबल में सेलुलर स्वेलिंग, हाइड्रोपिक चेंज, सोडियम पोटाशियम एटीपेस कम हो जाएगा, फैटी चेंज आपको मिलेगा विच आर लिपिड वैक्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म। उसके अलावा आपको माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग मिलेगी, मेम्ब्रेन ब्लेबिंग मिलेगी which is the disruption of cytoskeleton, and there will be dilation of endoplasmic reticulum, राइबोसोम डिटैच हो जाएंगे, प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाएगी। सो दिस इज़ रिवर्सिबल सेल इंजरी। अच्छा, बिफोर प्रोसीडिंग I would like to request, please subscribe to this channel. I'm making all these videos for you people, and I will really be grateful if you show your support to me. अच्छा, फिर इसके बाद है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी में आपको जो है एक मेम्ब्रेन डैमेज मिलेगा, ठीक है। मेम्ब्रेन डैमेज किसे कहते हैं? मेम्ब्रेन डैमेज इज़ एक्चुअली when the contents leak from the cell, this is due to a membrane damage,
इरिवर्सिबल सेल इंजरी में मेम्ब्रेन डैमेज हो गया है, इसका मतलब है कि ये सेल अभी रिवर्स नहीं हो सकता। ये मेम्ब्रेन डैमेज की वजह से जितना भी कंटेंट होता है वो बाहर आ जाता है। इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन। सीरम डिटेक्शन ऑफ सेल काउंट अगर आप करते हो ट्रोपोनिन लाइपेज वो आपको कम मिलेगा, और कैल्शियम डिपेंडेंट फॉस्फोलाइपेजेस आपको मिलेंगे आउटसाइड द सेल। तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी में याद रखना है कि एक जब सेल का मेम्ब्रेन डैमेज हो गया या इरिवर्सिबल बन गया, या अगर उसके कंटेंट बाहर आ गए, दिस इज़ इरिवर्सिबल इंजरी। ये इन्फ्लेमेशन कॉज करवाएगा। आपने सीरम डिटेक्शन ऑफ सेल कंटेंट करनी है, और कैल्शियम डिपेंडेंट फॉस्फोलाइपेजेस को भी देखना है। रप्चर ऑफ लाइसोसोम्स भी अगर हो गया तो इट इंडिकेट्स दैट द इंजरी इज़ इरिवर्सिबल। एंजाइम डिग्रेड सेलुलर कंटेंट्स, तो जो सर्टन एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोमल एंजाइम वो आ जाते हैं और सेल के जितने भी कंटेंट्स हैं उनको डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं, तो इट इंडिकेट्स दैट द सेल इंजरी इज़ इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल सेल इंजरी में आपको क्लासिकल न्यूक्लियर चेंज नज़र आएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपके साथ ये बात करेंगे कि न्यूक्लियर चेंज हुआ है, तो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड इज़ इरिवर्सिबल, नॉट रिवर्सिबल। न्यूक्लियर चेंज में कैरियोलाइसिस, पिक्नोसिस, कैरियोहेक्सिस, ये 3 डिफरेंट न्यूक्लियर चेंजेस आपको इरिवर्सिबल सेल इंजरी में मिलते हैं। कैरियोलाइसिस किसे कहते हैं, पिक्नोसिस, कैरियोहेक्सिस, यू शुड नो दिस। कैरियोलाइसिस, कैरियोलाइसिस का मतलब है लॉस या ब्रेक डाउन। तो जो बेसोफिलिक या डार्क कलर होता है, डार्क कलर ऑफ द न्यूक्लियस होता है, वो कैरियोलाइसिस की वजह से होता है। इसमें बेसोफिल की लाइसिस हो जाती है। कैरियोलाइसिस, लॉस ऑफ बेसोफिलिक कलर, बेसोफिलिक कलर का लॉस हो जाए या डार्क कलर का लॉस हो जाए तो दैट इज़ कैरियोलाइसिस। व्हाट इज़ पिक्नोसिस, जो इसके अंदर ये न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहा है ना, तो ये श्रिंक हो जाए तो इसे हम कहते हैं पिक्नोसिस। फिर है कैरियोहेक्सिस। अब ये न्यूक्लियस डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो गया तो इसे हम कहते हैं कैरियोहेक्सिस। कैरियोलाई, अभी ये इसका एक बहुत अच्छा इन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया है, आप इसको देख लें, ठीक है। तो कैरियोलाइसिस में सबसे पहले आपके साथ ये एक नॉर्मल सेल है और ये उसका न्यूक्लियस है, इससे कलर चला गया तो दैट इज़ कैरियोलाइसिस, डार्क कलर इससे चला गया। पिक्नोसिस में यही न्यूक्लियस आके श्रिंक हो गया, ठीक है, तो इस श्रिंकेज को हम पिक्नोसिस कहेंगे। कैरियोलाइसिस में इसका कलर चला जाता है, और कैरियोहेक्सिस में जो है ये न्यूक्लियस फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर फेडिंग नज़र आएगी, यहाँ पे न्यूक्लियर श्रिंकेज नज़र आएगी, और यहाँ पे आपको न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन नज़र आएगी। तो इन तीनों की वजह से आपको न्यूक्लियर डिसोल्यूशन मिलेगा, और इन न्यूक्लियर नेक्रोटिक सेल, ये जो सेल रह जाएगा दिस विल बी ए न्यूक्लियर, इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा और ये एक नेक्रोटिक सेल होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इन इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी में आपको न्यूक्लियस चेंज मिलता है जिसमें कैरियोलाइसिस, पिक्नोसिस, कैरियोहेक्सिस। तो ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपके माइंड में ये चीज़ बैठ जाए, ठीक है। फिर इसके बाद आपके साथ जो आता है, इसके बाद द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इज़ योर मैकेनिज़्म ऑफ इंजरी। तो मैकेनिज़्म ऑफ इंजरी में आपके साथ एटीपी, ये इंजरी किस तरह होती है, अगर एटीपी डिप्लीट हो जाए कैल्शियम की वजह से, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज या फ्री रेडिकल की वजह से आपके साथ इंजरीज हो सकती है। एटीपी डिप्लीशन की वजह से इंजरी किस तरह होगी, इट हैज़ मैनी कॉजेज़। अगर ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाए, माइटोकॉन्ड्रिया में डैमेज हो जाए, डायरेक्ट अफेक्ट ऑफ सम टॉक्सिन्स भी आपके साथ एटीपी डिप्लीशन कॉज करवा सकता है। तो इसमें मेम्ब्रेन जो पम्प्स हैं वो लॉस हो जाएंगे और प्रोटीन सिंथेसिस विल बी लॉस्ट, सो इट लीड्स टू एटीपी डिप्लीशन। तो ये आपने याद रखना है कि डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होगा और टॉक्सिन्स की वजह से भी हो सकता है,
और आपको आपके साथ मेम्ब्रेन पम्प्स और प्रोटीन सिंथेसिस लॉस हो जाएगी। फिर कैल्शियम है नॉर्मली वेरी वेरी लो कंपेयर्ड विद आउटसाइड सेल। कैल्शियम इन्फ्लक्स जो है ये आपके साथ हॉलमार्क है किसी भी इंजरी का। कैल्शियम अंदर आएगा, ये आपके साथ कहाँ से रिलीज़ होता है? फ्रॉम द इंट्रासेलुलर स्टोरेज। जो इंट्रासेल के अंदर स्टोरेज है वहाँ से कैल्शियम रिलीज़ होगा और इन्फ्लक्स इसकी होगी अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो ये कैल्शियम के बारे में कह रहे हैं कि नॉर्मली ये वेरी लो होता है कंपेयर टू आउटसाइड। बाहर बहुत ज़्यादा होता है, अंदर बहुत कम होगा। और अगर इंजरी हो जाए तो उसमें कैल्शियम बाहर से अंदर आएगा, कैल्शियम इन्फ्लक्स होगी। तो रिलीज फ्रॉम द इंस्ट जो बाहर सेल में आपको मैंने अभी कहा कि कैल्शियम बाहर ज़्यादा होगा, वो बाहर से अंदर आएगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और ये आपके साथ सेलुलर इंजरी कॉज करवा सकता है, सेल्स को इंजर कर सकता है। इसमें कैल्शियम डिपेंडेंट फॉस्फोलाइपेजेस जो है इसके थ्रू ये कैल्शियम अंदर आता है। ये कैल्शियम डिपेंडेंट फॉस्फोलाइपेज एक एंजाइम है विच इज़ एक्टिवेटेड जब इंक्रीज कैल्शियम होगा। और ये क्या करता है? इट ब्रेक डाउन ऑफ मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड को ये ब्रेक डाउन करवा देता है। और इसमें कैल्शियम की वजह से आपको आपकी माइटोकॉन्ड्रिया, सेल की माइटोकॉन्ड्रिया भी डैमेज हो सकती है। फिर है माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज जिसमें देर इज़ लैक ऑफ ऑक्सीजन, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी आपको मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रियल परमिएबिलिटी ट्रांजिशन पोर आपको मिलेगा विच ओपन्स बाय कैल्शियम, लॉस ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपको मिलेगा और फेलियर ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आपको मिलेगी। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज है, ऑक्सीजन कम हो गया, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी की वजह से हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रियल परमिएबिलिटी ट्रांजिशन पोर आपको इसमें मिलेगा विच इज़ ओपन बाय कैल्शियम। इसमें लॉस मेम्ब्रेन पोटेंशियल लॉस होगा और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी फेल हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 1 फॉर पैथोलॉजी। होप you liked the video. Please do like, share and subscribe. If you don't want to like and share, you must subscribe. And please give me your support. Thanks for watching and see you in the next video, inshallah.